Dr. Bhumika Bansal, Consultant Obstetrics and Gynecology at Apollo Medic Super Speciality Hospitals। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में। अक्सर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होती है कि क्या वो अपने अनबॉर्न बेबी को स्टेम सेल बैंकिंग का गिफ्ट दे सकते हैं, शुड दे गो अहेड एंड डू अ स्टेम सेल बैंकिंग और नॉट। तो आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग ये इंफॉर्मेशनल वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले स्टेम सेल्स होते क्या हैं? तो जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक हेमेटोपोइटिक पोटेंशियल होता है। कुछ लोग इन्हें टोटीपोटेंट सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स आगे चलकर किसी भी सेल लाइन में डिफरेंशिएट होने के केपेबल होते हैं। अभी जो हमारे पास प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इसमें काफ़ी सारे ब्लड डिसऑर्डर्स का, थैलेसीमियास का, ल्यूकीमियास का, इम्यूनो डेफिशिएंसी ग्रुप की बीमारियों का ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी द्वारा संभव है। अभी रिसर्च ऑनगोइंग है जिससे हो सकता है फ्यूचर में डायबिटीज़ का और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का या फिर वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी है, एस्फिक्सिया है, हो सकता है अल्जाइमर्स, इन सब का ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी द्वारा किया जा सके। स्टेम सेल थेरेपी के लिए स्टेम सेल्स को कलेक्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए ट्रेन्ड पर्सनल द्वारा डिलीवरी के टाइम पे जब हम लोग बच्चे की कॉर्ड को क्लैंप कर देते हैं, इसके बाद एक क्लोज्ड स्टेराइल सिस्टम में ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है। सर्टिफाइड लैब्स में ये स्टेम सेल स्टोर होते हैं एट रेगुलेटेड टेम्परेचर और ज़रूरत पड़ने के टाइम पे इस ब्लड को थॉ करके इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि एक डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, उसको नहीं ब्रीच करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में या प्री टर्म बर्थ्स में डिलीवरी की प्रोसेस को किसी भी प्रकार से जोपार्डाइज नहीं करना चाहिए स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद बात आती है कि स्टेम सेल थेरेपी के लिए स्टेम सेल्स कलेक्ट करें तो कौन से बैंक्स में कलेक्ट करें? तो दो तरीके के बैंक्स होते हैं, एक प्राइवेट बैंक्स होते हैं और पब्लिक बैंक्स होते हैं। प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें स्टेम सेल्स जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट पेशेंट पार्टी बेयर करती है, यानी कि जो फैमिली स्टेम सेल्स कलेक्ट करवाना चाह रही है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन वही बेयर करते हैं। ये स्टेम सेल्स फिर इसी फैमिली के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं, रिजर्व कर लिए जाते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर उस फैमिली में कोई बच्चा, कोई सिबलिंग उस अनबॉर्न बेबी का ऐसा है जिसको थैलेसीमिया है या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, उस समय पर प्राइवेट बैंकिंग इज रेकमेंडेड। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो ब्लड है ये उस बच्चे को ट्रीटमेंट में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस ब्लड में भी वही जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे जो उस बच्चे के अंदर हैं, इसलिए उसके ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च करी है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने और वर्ल्ड वाइड भी, जिसमें जिस फैमिली ने स्टेम सेल स्टोर करे हैं उनके काम में ये स्टेम सेल्स आए, इसका चांस सिर्फ 1 in 1000 से 1 in 2 lakhs के बीच में है। तभी कॉन्सेप्ट आया है पब्लिक बैंकिंग का, विच इज करंटली द रेकमेंडेड मोड ऑफ बैंकिंग। पब्लिक बैंकिंग में क्या होता है, जब हम अपने स्टेम सेल्स डोनेट करते हैं और फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पूरे पूल में जो पूरा पूल है स्टेम सेल्स का, उसमें जो भी अवेलेबल HLA मैच्ड स्टेम सेल्स हैं वो इस्तेमाल के लिए दे दिए जाते हैं। तो आपके स्टेम सेल्स भी अगर कोई HLA मैच्ड रेसिपिएंट अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल के लिए दिए जा सकते हैं अगर आपके काम के नहीं है वो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक बैंकिंग। पब्लिक बैंकिंग इज रिकमेंडेड। इनफैक्ट विदेशों में, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा में गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक बैंक्स हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्शन और प्रिजर्वेशन किया जाता है और चार्जेस रेसिपिएंट देता है प्रिजर्वेशन और कलेक्शन के। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की चीज़ अभी इंडिया में नहीं है, बट स्टेम सेल थेरेपी के पोटेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए a thought can be given about stem cell banking, obviously with the caveat that बैंकिंग करी जाए तो पब्लिक बैंक्स में करी जाए अगर घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको टारगेटेड स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत है। धन्यवाद।